ये बताएं इरफान साहब कि जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, दो जो मेन रोल होते हैं, एक तो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होनी चाहिए इस्लामिक बैंकिंग में, दूसरा जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो आपके ख्याल में अब तक इस चीज़ में कामयाबी हुई है कि सोसाइटी में इस्लामिक बैंकिंग जस्टिस प्रोवाइड करता है हर लिहाज से? फॉर एग्जांपल, अगर एक कन्वेंशनल बैंक जो है इन्फ्लेशन से कम रिटर्न दे रहा है तो उस चीज़ को जो है एक इस्लामिक बैंक पूरा करेगा कि अगर इन्फ्लेशन है उससे बेहतर जो है रिटर्न दे, या प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें इस्लामी बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं, चाहे वो कंज्यूमर लीजिंग के हों, होम मॉर्गेजेस के हों, इस्लामिक होम मॉर्गेजेस के, उनको अगर आप देखें तो दे आर मोर प्रो यूज़र, यानी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं लीजिंग पे कन्वेंशनल से, और वो गाड़ी खुदा न खास्ता इस पोजीशन में आ जाती है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है, इस्लामिक बैंक का रेंटल उस पर अक्रू होना ख़त्म हो जाता है, हम रेंट नहीं चार्ज कर सकते, जबकि कन्वेंशनल बैंक में वो जारी रहता है उस पर। तो आप जो इक्विटेबल और फेयर और उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली ऑलरेडी यू कैन सी द इम्पैक्ट्स ऑफ दैट कि आप वो उसमें नज़र आता है। इसी तरह हम डिपॉजिट लेते हैं एक कंज्यूमर से कार इजारा में, उसकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई या गुम गई पहले महीने में और इंश्योरेंस क्लेम कम मिला, तो बैंक एक्चुअली रीपेज दैट डिपॉजिट टू दी पर्सन हुज टेकन द कार। ये कन्वेंशनल बैंक में कभी नहीं होता है। तो इसमें इस्लामी बैंकिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो कहीं ये नहीं होता कि कहीं वो बैंक के फेवर में, कहीं कंज्यूमर के फेवर में कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक। इन ऑल इंस्टेंसेस दे आर प्रो कंज्यूमर, ऑल इंस्टेंसेस। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी फेयर चीज़ है। तो लेकिन जो लोग इस पर जो है उंगली उठाते हैं कि ये भी तो प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक कन्वेंशनल बैंक भी देता है। प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड रेट का मसला नहीं है। अगर आप रिस्क की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क तो गैम्बलिंग में। तो क्या गैम्बलिंग हलाल है? ऑब्वियसली नहीं है। मतलब उसमें तो आप वो रूलेट पे पैसे रखें अपने, वो आए या बहुत सारे आ गए या बहुत सारे चले गए, तो वो तो आपका तो रिस्क इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। जिस तरह डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब शुरू में बता रहे थे कि मुशारका और मुदारबा जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन मुराबा भी बिल्कुल टोटली एक्सेप्टेबल है प्रोवाइडेड दे आर डन इन अ राइट मैनर। तो मुराबा कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिक्स्ड रेट, और इजारा में भी, और इजारा भी जो है फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप अपना घर किराए पे देते हैं। सही। तो घर जो किराए पे देते हैं, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच योर टेनेंट इज गोइंग टू मेक फ्रॉम हिज बिजनेस और व्हाटएवर, आप एक फिक्स रेंट चार्ज करते हैं। तो ये भी उसी तरह का रेंट होता है। तो इनमें ना कोई हमें अपॉलोजेटिक होना चाहिए, ना इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है। वो एक मोड प्रोवाइड कर रहा है इस्लामिक मोड, वो आप एक्सेप्टेबल है। आप चाहें तो मुशारका मोड में भी जा सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टैक्स रीजंस, मोर ट्रांसपेरेंसी रीजंस, उसमें कस्टमर्स भी कम जाना चाहते हैं और बैंक्स भी जब तक कि सिक्योर ना हो तो उस वक्त तक नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारा भी बेसिक तो ये होता है ना, बैंक में जो होता है आपका 10% मैक्सिमम खुद का कैपिटल होता है शेयर होल्डर्स का, बाकी 90% मनी कम्स फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। तो आपका मेन मकसद ये होता है कि हमें डिपॉजिटर्स के पैसों को इंटैक्ट रखना है और उनको एक एडिक्वेट रिटर्न पे करना है। तो आप अनड्यू रिस्क भी नहीं लेंगे। तो बैंकिंग में जितनी प्रूडेंस और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आती है, वो तो सारे इस्लामिक बैंक्स, चाहे स्टेट बैंक उनको हम पे मुसल्लत करे या ना करे, हम खुद उनको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, बीइंग कंजर्वेटिव। तो उसके अंदर ही डॉक्टर साहब, एक तो जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो उसमें राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, और इस्लामिक सिस्टम में भी, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि इजाज़त है इस चीज़ की। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स का भी जो है कैपिटलिज्म में इजाज़त है, इस्लामिक बैंकिंग में भी इजाज़त है। फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है इन दोनों चीज़ों में? बुनियादी चीज़ ये है कि ये बात सही है कि कैपिटलिज्म के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो प्राइवेट ओनरशिप से रिलेटेड हैं या मार्केट फोर्सेस से रिलेटेड हैं, ये इस्लामिक सिस्टम में भी पाई जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम ने इन सब चीज़ों को खुली छूट नहीं दी हुई, यानी कि ये सब चीज़ें एक कुछ कवानीन के ताबे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मार्केट फोर्सेस ये डिमांड कर सकती हैं कि कोई चीज़ पैदा की जाए, प्रोड्यूस की जाए, लेकिन शरीयत उसको मना कर सकती है। बाज़ ट्रांजेक्शनों को जो है वो मार्केट फोर्सेस कह सकती हैं कि ये इन ट्रांजेक्शनों में दाखिल हुआ जाए, लेकिन इस्लाम उसको मना कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, इनको खुला नहीं छोड़ा गया, बल्कि इनको बाउंड किया गया विद इन अ सर्टेन बाउंड्री। तो अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ देखी जाती है कि अगर मार्केट फोर्सेस पे आप कोई चीज़ छोड़ दें, लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाती है, तो उस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को आप कहेंगे कि ये इस्लामिक बेस्ड सिस्टम के मुताबिक है? अगर वो इस्लाम के मुताबिक है तो फिर सही है। अगर इस्लाम भी यही कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी वो कंडीशन आयद करती है गवर्नमेंट के जो कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, तो उसको फॉलो करना हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है। जब आप ये वक्त आएगा कि मैंने तो सुना है कुछ बैंक्स ने अब तो शायद ओडी फैसिलिटी देना भी शुरू की है, कोई इस्लामिक प्रोडक्ट बन गया है इस हवाले से।
अभी तक बना नहीं है, लेकिन इन प्रोसेस है, ट्राइंग टू डेवलप, वी आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट, लेकिन वो उसमें अभी तक कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो होली प्रोडक्ट। उसमें ये किस तरह चीज़ देखी जाएगी कि अगर आप किसी को रनिंग फाइनेंस देंगे तो वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, गैम्बलिंग में तो नहीं हो रहा, बदला प्रोडक्ट्स में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा? वो तो हमारे पूरे उसके प्रोसेस फ्लोज हैं कि जिस तरह एसेट बेस्ड ट्रांजैक्शन मुराबा का होता है, ये आप समझेंगे छोटे छोटे मुराबाज हो रहे होंगे बहुत सारे इन स्ट्रिंग्स, आई मीन इन सिंपलिस्टिक फॉर्म, तो उनके पीछे आपके ट्रांजैक्शंस होंगे। इट्स नॉट दैट द कंपनी जस्ट टेक्स मनी एंड पुट इट समवेयर, उसके बहुत सारे मॉडस ऑपरेंडी है कि वो किस तरह यूज़ होगा, और डेफिनेटली उसका यूजेज जो है वो इस्लामिक बैंक को पता होगा कि किस मकसद से हम उसको दे रहे हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब कि और भी 2-3 ड्रॉबैक्स होते हैं प्राइवेट सिस्टम के या फिर कैपिटलिज्म के कंसंट्रेशन ऑफ इनकम हो जाती है, जिसकी आपने बात की पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ जो है सिर्फ उन्हीं तक रहती है कि जो डायरेक्टली जो है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस चीज़ का इंटरेस्ट से क्या लिंक बनता है? अगर इंटरेस्ट फ्री सिस्टम होगा या इस्लामिक बेस्ड सिस्टम होगा तो क्यों कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ये चीज़ें नहीं हो सकती? उसकी वजह यह है कि देखिए, इस्लाम का जो बुनियादी तरीक़ा है जैसे मैंने जिक्र किया, वो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी शिरकत या मुदारबत। इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर कोई बैंक आपने इसके ऊपर मबनी करके कोई कायम किया, तो उसके अंदर जो जैसे बैंक के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटीज साइड। तो यानी लायबिलिटी साइड के अंदर तमाम डिपॉजिटर पैसे प्लेस करते हैं, और एसेट साइड पर लोग बैंक जो है उसको आगे लैंडिंग करते हैं या एडवांसेस करते हैं या आगे फाइनेंसिंग करते हैं। तो अगर इसमें इस्लामी बैंकों के अंदर दोनों जगह पर मुदारबा हो या मुशारका हो, तो गोया कि जितने डिपॉजिटर्स ने पैसे दिए तो वो बैंक उनका एक तरीके से वर्किंग पार्टनर बन गया, और जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपने डिपॉजिटर को आगे देगा। फिर आगे जब वो बैंक जो है वो अपने अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो है वो या ताजिरों के साथ जब शिरकत और मुदारबत का मामला करेगा, तो अगर उन्होंने ज़्यादा नफ़ा कमाया तो उसी सूरत के अंदर वो ज़्यादा नफ़े के अंदर वो बैंक को देंगे और बैंक फिर आगे डिपॉजिटर को देंगे। लेकिन इंटरेस्ट जो कमर्शियल इंटरेस्ट होता है इसके अंदर ये नहीं होता। कमर्शियल इंटरेस्ट के अंदर ये होता है कि आपने जब किसी को लेंडिंग की तो चाहे वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाए या कम कमाए, उसने फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना है। जैसे मिसाल के तौर पर 9%, 10% जो है वो आपको उसने दे दिया। अब उसके बाद फिर वो जो रिटर्न है वो आगे आप 1 या 2% के स्प्रेड के साथ या उसके साथ नफ़े के साथ जो है बैंक आगे उसको अपने डिपॉजिटर को दे देगा। फिर वो ये करता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो उसको कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है, जो उसको पड़ी, जैसे 10% जो उसको पे करना पड़ा इंटरेस्ट, वो अपनी उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट पे शामिल कर देता है। तो फिर वो कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन की वो महंगी हो जाती है। तो अल्टीमेटली जब वो कंज्यूमर उसको बाज़ार से वो चीज़ ख़रीदने जाता है जो प्रोडक्ट्स बनी होती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, तो वो दरअक़ीक़त उनको 10% जो है वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो सारी वो दौलत जो दरअक़ीक़त डिपॉजिटर्स की थी वो चंद हाथों में गई, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गई। फिर चंद इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसके ऊपर एक फ़िक्स रेट सूद पे किया, लेकिन वो पूरा का पूरा सूद उन डिपॉजिटर को नहीं मिला बल्कि उससे कम मिला। फिर जब वो ख़रीदने के लिए बाज़ार में गए तो उनको जो है वो चीज़ ज़्यादा महंगी मिली। तो ये बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि दौलत सारी की सारी चंद हाथों में चली गई, और जो है वो जो सारी दौलत का रुख था वो गरीबों से अमीरों की तरफ चला गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा जो है ख़त्म हो रहा है, बट जो 2 टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम और इसके अलावा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, सोसाइटी में क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक बेस्ड सिस्टम, इसको हम अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ जो शो पर गेस्ट मौजूद थे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, आपसे भी हमारा फिर रब्ता होता रहेगा इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और परवेज़ सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग की ये सीरीज़ जो है अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी। अगले हफ्ते के एपिसोड में जो है हम इसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Let's talk about Islamic banking. Islamic banking. Islamic banking. Islamic banking. Islamic banking.